Students, welcome to my YouTube channel Mentor Paramount Science Forum. I hope all of you are safe. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोणीय बल विक्षेपण के बारे में और कोणीय बल विक्षेपण क्षमता के बारे में। साथ ही साथ इस पर आधारित इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, कई न्यूमेरिकल। तो बच्चों, इस वीडियो को आप विस्तृत तरीके से समझिए, हमारे साथ बन रहिए अंत तक। लेकिन अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। बच्चों, उसी वीडियो से एक क्वेश्चन हमने दे रखा है आपके लिए ताकि आप एक बार आपका रिवीजन हो जाए। जो ये क्वेश्चन है, एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। समबाहु प्रिज्म है यानी कि सभी कोण 60-60 डिग्री है और उसका अपवर्तनांक √3 है प्रिज्म का। तो इससे उत्पन्न विचलन कितना होगा ये बताना है, यानी कि डेल्टा बताना है आपको। डेल्टा एक तरह से कहा जाए तो डेल्टा मिनिमम बताना है। और ये सीबीएसई क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट समझिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं। डेल्टा मिनिमम पूछा है जब, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, प्रिज्म सूत्र, जो कि साइन डेल्टा m प्लस a बटे में 2 बटे में साइन a बटे में 2 का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। बच्चों, इससे बनाइए। दिक्कत हो तो पिछला वीडियो को देखिए और इसका वेरिफिकेशन के लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, इसका हल किया हुआ पीडीएफ लगा हुआ है। तो देखिए, आप समझिए और आगे चलते हैं। माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। देखिए बच्चों, सबसे पहले कुछ संक्षिप्त चीजें जिसे हम समझते हैं। जब हम किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश को गुजारते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रंग है, या तो ये लाल कलर का है, नहीं तो ये हरा कलर का, नहीं किसी एक रंग का है, तो इसमें सिर्फ विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता। वर्ण तब न विक्षेपण होगा जब इसमें ढेर सारा वर्ण होगा, ढेर सारा रंग होगा, तो इसमें रंग विचलित नहीं होता है, रंग नहीं बिखरता है, एक ही रंग हो रहा है केवल, यानी केवल विचलित हो गया तो उसका विचलन कोण होता है डेल्टा। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है वो होता है डेल्टा। डेल्टा से हम लोग दिखाते हैं। लेकिन वर्ण विक्षेपण के लिए हमें इसी प्रिज्म में किसी श्वेत प्रकाश को लाना होता है। श्वेत प्रकाश यानी कि जिसमें कई कलर मिक्स हों, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो सकता है, या किसी सीएफएल का प्रकाश हो सकता है, एलईडी का प्रकाश हो सकता है। तो अगर हम इसको लाते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता है और विभक्त होने के बाद उसका वर्ण विक्षेपण होता है और स्पेक्ट्रम मिलता है। यह स्पेक्ट्रम को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं कि दो तरह के होते हैं स्पेक्ट्रम। एक होता है शुद्ध स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अशुद्ध स्पेक्ट्रम। तो अगर हम शुद्ध स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखिए ये क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म से अत्यंत पतला पुंज को हम गुजारते हैं, अत्यंत पतला प्रकाश पुंज होता है और ये श्वेत प्रकाश है या फिर सनलाइट का ये, तो वो जो होता है वो अपने कलर में डिवाइड होता है 7 कलर में, और वो 7 कलर अच्छे से दिख सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग पट्टियों पर मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। जैसे कि ये हो गया रेड कलर, ये हो गया आपको वाइट कलर, ये कोई बीच का कलर हो जाएगा, जो भी हो, मान लीजिए यहाँ पर पीला कलर है। तो इस तरीके से ये शुद्ध स्पेक्ट्रम है। जबकि दूसरा स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अशुद्ध स्पेक्ट्रम। देखिए इसे भी देखते हैं क्योंकि अशुद्ध जब समझेंगे तभी शुद्ध समझ आएगा। अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है हम इसे देखते हैं। इसमें क्या है कि जब किसी प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारते हैं परंतु एक मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये कर देते हैं कि ढेर सारा प्रकाश ला दिए, ढेर सारा प्रकाश पुंज ला दिए, इस पर ढेर सारा प्रकाश टॉर्च उठाए और जला दिए। तो इससे क्या होता है कि इसमें भी वर्ण विक्षेपण होगा लेकिन कुछ दिक्कतें होंगी। जैसे कि अगर हम देखें तो ये रेड कलर हो गया, मान लीजिए ये हो गया वाइट कलर। अगर हम इसको देखें तो ये भी इस तरह से डिवाइड होगा, इसमें यहां पर रेड कलर, इसका यहां पर वाइट कलर। अब देखिए यहां पर अगर हम इसके हिसाब से देखें
तो यहाँ पर बैगनी है, यहाँ पर रेड है, तो VIBGYOR होगा। और इसके हिसाब से देखें तो भी होगा। तो ये जो एरिया है इसमें मिक्स रंग, इसी में इसके हिसाब से दूसरे रंग आ रहे हैं, इसके हिसाब से दूसरे रंग आ रहे हैं, खिचड़ी बन गया ये। इसी को बोलते हैं अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अभी तो हम ये सबको बनाए भी नहीं है, सब बनाएंगे तो कोई कलर स्पष्ट रूप से दिखेगा ही नहीं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अब शुद्ध स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इसमें कुछ बनता है विचरण कोण, जैसे कि हम बता चुके हैं पहले भी। सबका विचरण कोण अलग अलग, क्योंकि सब अलग अलग है। रेड कलर ऊपर मिला है तो इसका विचरण कोण ये हुआ। इसका विचरण कोण समझने के लिए हम इसे पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, पीछे को। जैसे कि हम एक आकृति बनाए थे, उसमें विचरण कोण आपतित किरण और निर्गत किरण वाला था। इसमें भी है ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। तो ये रेड कलर के लिए हुआ ये विचरण कोण फॉर रेड कलर। और इसके लिए देखें अगर हम तो अधिक मुड़ गया है बैगनी, तो इसके लिए विचरण कोण ये होगा बच्चों। ये भी एक विचरण कोण फॉर रेड कलर, यानी डेल्टा V। हम आपको यही बताना चाहते हैं संकेतों के बारे में। संकेत आपको समझ आने चाहिए इसमें। डेल्टा मतलब विचरण कोण, R लगा दिए तो रेड कलर के लिए हो गया, V लगा देंगे तो ये हो गया बैगनी कलर के लिए। इसी तरह से अगर हम इसके लिए देखें तो ये इस तरह से होगा, और ये होगा डेल्टा Y, यानी कि पीला कलर के लिए विचलन कोण। और विचलन कोण जैसे जैसे नीचे वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। लाल कलर के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे ज्यादा होता है। और ऐसा इसलिए होता है, ये अलग अलग इसलिए बंट गए क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है। प्रिज्म जो है वो लाल कलर के लिए कम अपवर्तनांक जैसा व्यवहार करता है, यानी कि लाल कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक μr लिखते हैं, और बैगनी कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा हो गया। बैगनी कलर को लगा कि प्रिज्म बहुत सघन है, लाल रंग को लगा कि प्रिज्म कम सघन है, तो उसे कम सघन लगा तो वो कम मुड़ा, ये अधिक सघन लगा तो अधिक मुड़ा। यानी कि बैगनी कलर के लिए ये हो तो ये ज्यादा होता है बच्चों। हमें मुख्य चीज संकेतों को देखना है, कारण तो हम पहले भी जान चुके हैं। संकेत अगर μr लिख देंगे तो उसका मतलब हुआ कि प्रिज्म का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए, यानी वायलेट कलर के लिए। इस तरह से बच्चों सब रंगों के लिए अपने अलग अलग तरंगदैर्ध्य होते हैं। और हम जैसे जैसे लाल से बैगनी की ओर बढ़ते हैं तो विचरण कोण भी बढ़ते जाता है और प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है वो भी बढ़ते जाता है बच्चों। तो ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण को। बच्चों तो जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो वह वर्ण विक्षेपण की वजह से 7 रंगों में अपने अवयवी 7 रंगों में वो बढ़ जाता है। ऐसे तो हम यहाँ पे 3 रंग दिखाए हैं, लेकिन 7 रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि सभी रंगों का जो विचलन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे लाल रंग का जो विचलन कोण है वो अगर देखा जाए तो ये आपतित किरण है, और आपतित किरण से इसका रास्ता इतना अलग हो गया है। तो लाल रंगों का ये विचलन कोण है, सबका अलग अलग विचलन कोण है। लाल रंग के लिए डेल्टा R, बैगनी कलर है तो ये इसके लिए विचलन कोण हो गया डेल्टा V, पीला कलर के लिए ये हो गया विचरण कोण डेल्टा Y। तो सभी रंग अलग अलग कोण पर विचलित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कोण अलग अलग विचलित हुए हैं तो ये कितने कोण में रंग मिले हैं, रंग कितने दूरी में मिले हैं। तो रंग यहां से लेकर के और यहां तक इतने दूरी में रंग मिले हैं, इतने दूरी में। तो बच्चों ये दूरी, ये कोणीय चौड़ाई कितना है, ये कोणीय रूप में कितना दूरी है, कितना चौड़ा में कोण, कितना चौड़ा में रंग मिले हैं। 7 रंग, इसमें 7 रंग हैं, कितने चौड़े में मिले हैं। और ये प्रश्न हो तो हम इनको कोणीय चौड़ाई के रूप में निकालते हैं। इसे सीधे ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, सीधे पीछे की ओर, और इसको भी हम लोग सीधे पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमें यहां पर मिलता है
कि ये इतने कोणीय चौड़ाई में है। हाँ, थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा खींच के दिखाने की कोशिश करें आपको इस तरह से। तो इतने कोणीय चौड़ाई में, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? एक तरह से कोणीय चौड़ाई है। कोणीय चौड़ाई ये क्या होता है? कोणीय चौड़ाई तो जितने कोण में रंग बिखरा है उसी का कोणीय चौड़ाई है, और उसी को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। और दूसरे तरीके से हम कहें तो प्रिज्म से जो निर्गत किरणें हैं उनमें से किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी कि कह सकते हैं कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणें किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को, निर्गत किरणें के बीच के कोण को, हाँ, इनके बीच के कोण को थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया, ये रेड, ये वायलेट, इनके बीच के कोण को इन दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बीच के कोण को उन रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हाँ, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो रंगों, कोई भी दो रंग हो सकता है कि हम इसके बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालें। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो हम लोग किनारे किनारे का लेते हैं। तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच, हाँ निर्गत, यहां भी रंग विक्षेपण हुआ है लेकिन हम इसको लेंगे, निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों, और उसे हम लोग सूचित करते हैं थीटा से। हाँ, जिसे थीटा से सूचित करते हैं। शॉर्ट रूप में कहा जाए तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है एक तरह का कोणीय चौड़ाई है, और ये रिपोर्ट बताता है कि जो रंगों का जो बिखराव हुआ है वो कितने चौड़ा में रंग बिखरे हैं। यही बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला का। तो इसमें 7 रंग होते हैं और सातों में से हम किनारे किनारे के रंगों को लेकर के फाइंड करेंगे। तो देखिए किनारे किनारे के रंग कौन कौन से हैं? लाल है और बैगनी है। तो देखिए चित्र से यदि लाल रंग और बैगनी रंग के बीच का कोण, लाल और बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा आर और डेल्टा भी हो। हाँ, विचलन कोण यहां जोड़ दीजिएगा, क्रमशः डेल्टा भी हो, डेल्टा भी है तथा इनके कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा हो। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा हो तो हम लोग याद कर सकते हैं थीटा को कैसे, जरा बताइए। थीटा निकालना हम लोग को, तो थीटा किस तरह से निकाल सकते हैं?
देखिएगा बच्चों, थीटा, हमें ये कोण निकालना है, इतना कोण हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें अगर इतना कोण में से इतना कोण घटा दें तो निकल जाएगा थीटा। तो इतना कोण कौन है? डेल्टा भी है पूरा कोण, और ये है केवल रेड तक डेल्टा आर। तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू थीटा। यानी हम कर सकते हैं इतना हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा भी पूरा कोण माइनस डेल्टा आर। आप भी ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये एक सूत्र है, लेकिन ये सूत्र कभी कभी बदल भी सकता है। जैसे कि हो सकता है रेड और येलो के बीच निकालना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो जो अधिक कोण होगा उसमें से कम कोण को घटाएंगे। इसके लिए हम यहीं तक कर लेंगे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर, इस तरह से बच्चों करेंगे। तो ये हुआ एक कोणीय बंध विक्षेपण का फॉर्मूला। लेकिन देखिए, इसमें भी हम लोग अगर हम कुछ चीजों को अप्लाई करें, देखिए, परंतु हम लिख सकते हैं कि डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, लिख सकते हैं कि नहीं? इसके लिए हम एक फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, उसी के आधार पर पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये होता है कब? अगर पतला प्रिज्म हो, उस सिचुएशन में ये सूत्र अप्लाई होता है। तो उसी सिचुएशन में लिख सकते हैं कि यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो तो इसका हो गया। अब इसका देखते हैं डेल्टा रेड के लिए, तो म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों अलग अलग क्यों? क्योंकि हर रंगों के लिए अपवर्तनांक भी जो होता है ना, वो भी अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसा किया गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो वो कैसा बन जाएगा? तो देखते हैं, समीकरण 1 से तो थीटा इक्वल टू, जहां डेल्टा भी है वहां हम इसको रखते हैं, तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर है, वहां पर इसको रखेंगे, तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। बच्चों अगर हम इसको सोल्व कर दें तो ये गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू भी ए माइनस ए, और ये गुना कर दें तो माइनस म्यू भी ए, और ये माइनस इसमें तो ये हो जाएगा प्लस ए। तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा थीटा इक्वल टू, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो म्यू भी माइनस, सॉरी ये म्यू आर होगा यहाँ पर, म्यू आर और इंटू ए। तो बच्चों इस तरह से ये कोणीय बंध विक्षेपण का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यानपूर्वक देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत आसान क्वेश्चन है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 5 डिग्री है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मतलब क्या होता है? अब हम लिखते जाएं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपवर्तक कोण ए का मान दे दिया है 5 डिग्री है। श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, हाँ श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजारा गया। यदि लाल और नीले रंग के किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः इतना यानी 1.64 और 1.66 है, तो दोनों रंग के बीच विक्षेपण कोण होगा। हाँ बच्चों, इनका मतलब ये है कि लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है वो इतना है, यानी म्यू फॉर रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए कितना है, कितना दिया है 1.64 दिया है। और फिर ये दिया है नीला रंग के लिए, नीला कलर के लिए कितना दिया है, तो ये दिया है 1.66 दिया है। तो पूछा क्या है, दोनों रंगों के बीच विक्षेपण कोण होगा, यानी कि थीटा पूछा है, कोणीय बंध विक्षेपण पूछा है बच्चों। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, आप चाहे तो बना सकते हैं वीडियो को रोक करके, बस वही सूत्र हम लोग को यूज करना है। देखिए आपको हम हेल्प भी करते हैं,
कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है थीटा इजकल टू म्यू, जिसका बड़ा कोण है पहले उसको लिखते हैं। तो इसमें लाल का कम होता है, इसका ज्यादा होता है, तो ये नीला कलर का नीचे लिखेंगे, पहले लिखेंगे और म्यू लाल पे लिखेंगे इस तरह से इंटू ए, क्योंकि आंसर इसका माइनस में नहीं है, इस वजह से हम लोग करेंगे ऐसा। तो नीला कितना होता है 1.66, लाल का कितना है 1.64 इंटू ए का मान जो है वो 5 डिग्री है ना। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना, सोल्व कीजिए आप भी, ये जो हो जाएगा आपको 0.0 इंटू 5 डिग्री, गुणा कर देंगे इसको तो आएगा 0.1 डिग्री बच्चों। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है ये ऑप्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर थीटा देखा जाए तो 0.1 डिग्री में सभी रंग आ गए हैं, यानी कि सभी नहीं बल्कि लाल ऐसे होता है। तो ये है लाल कलर, यानी कि रेड कलर हो गया, और ये है कौन नीला कलर यहाँ पर है, यानी कि इंडिगो कर सकते हैं नीला। और इन्हीं के बीच का जो कोण आया है आंसर में अभी वो कितना है, वो है ये कोण है थीटा इक्वल टू 0.1 डिग्री, इस तरह से बच्चों। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है जिससे आप भी बना सकते हैं, और ये आप ही के लिए स्पेशली है, सिंपल सा है। 18 डिग्री उत्तरोत्तर कोण वाले नीले का मान दे दिया है इसमें 18 डिग्री। प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, लाल और बैंगनी रंग के किरणों के बीच कितना कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। इन रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, इन डेल्टा लाल के लिए दे दिया है, सॉरी डेल्टा नहीं दिया है, वो दिया है अपवर्तनांक। इन रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है, म्यू दिया है, और फिर दिया है आपको म्यू बैंगनी का, जो कि है क्रमशः कितना तो 1.56 है, 1.68 है। तो आप बढ़ा सकते हैं, थीटा निकालना है वही सूत्र लगा दीजिएगा, थीटा इक्वल टू म्यू लाल रंग लिख दीजिएगा माइनस म्यू बैंगनी रंग कर दीजिएगा, बन जाएगा ये इसका आंसर है। आप बना के भेजिएगा हमें। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों हम लोग समझते हैं जब वर्ण विक्षेपण क्षमता को, तो देखिए होता क्या है, जब किसी प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं यहां से, तो सातों रंग जो होते हैं वो वर्ण विक्षेपण के कारण बिखर जाते हैं अलग अलग, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं। सबसे ऊपर में लाल रंग और सबसे नीचे में बैंगनी रंग आता है। अगर ये प्रश्न हो कि ये सातों रंग विचलित हुए हैं, तो निश्चित रूप से विचलित हुए हैं। अगर हम इसे मान लेते हैं आपतित किरण, तो सभी अलग अलग, रेड कलर के लिए डेल्टा आर, बैंगनी कलर के लिए डेल्टा वी, और भी जो भी होगा सबके लिए अलग अलग है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये सीधे आ रहा था और सीधे आने के बाद ये इतना पे मुड़ गया है, एक बंडल माने इतना मुड़ गया है, तो ये कितना विचलन हुआ है, तो हम इनको एक मानेंगे, हम इन सबको एक मानेंगे, इनका मध्य का निकालेंगे किरण, इनका मध्य का किरण लेते हैं, तो इनके मध्यवर्ती किरण को अगर लेते हैं हम लोग, तो प्रयोग से देखा गया है कि वो होता है पीला कलर, यानी कि येलो कलर होता है मध्यवर्ती रंग। कारण हम बताएंगे किस वजह से हम इसको मानते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि सातों रंग माध्य रूप से कितना विचलित हुए हैं, तो डेल्टा वाई विचलित हुए हैं, डेल्टा वाई मुड़ गए हैं, यानी ये श्वेत प्रकाश जा रहा था और डेल्टा वाई मुड़ गया, डेल्टा वाई विचलन सातों के लिए हो गया, वो डेल्टा वाई सातों के लिए है, क्योंकि वो औसतन है ना, उतना मुड़ गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठे कि क्या हमेशा इतना ही मुड़ेगा, तो जवाब है कि नहीं, ये मुड़ान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है प्रिज्म के अपवर्तनांक पर। अब जरा सोचिए,
अगर हम प्रिज्म का अपवर्तनांक को बढ़ाएं, तो प्रिज्म का जब अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो प्रिज्म पहले से अधिक सघन होगा, और जब पहले से अधिक सघन होगा तो इनसे जाने वाली किरणें अधिक मुड़ेंगी। लाल रंग भी अधिक मुड़ेगा, जब बैगनी भी और अधिक मुड़ेगा। लेकिन क्या सभी पर बराबर असर पड़ेगा मुड़ने का? तो नहीं। जब हम इसका अपवर्तनांक बढ़ाएंगे या अधिक अपवर्तनांक का प्रिज्म ले लेंगे तो देखा गया है कि लाल रंग पर कम असर पड़ता है, लाल रंग थोड़ा सा नीचे जाता है, जबकि बैगनी रंग अधिक नीचे जाता है। जरा सोचिए, अगर बैगनी रंग अधिक नीचे गया, लाल रंग कम ही नीचे गया, तो जो रंगीन पट्टी मिल रहा है, यानी कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो हम लोग जिसे लोग थीटा से दिखाते हैं, इस तरह से ये है आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा वो और चौड़ा होगा, क्योंकि लाल रंग थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, बैगनी रंग ज्यादा नीचे जा रहा है। कब? जब इसका अपवर्तनांक बढ़ा रहे हैं तब। तो वैसे में क्या होगा कि रंगीन पट्टियां और चौड़ी चौड़ी मिलेंगी, तो चौड़ी चौड़ी मिलेंगी, उस समय थीटा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। यानी कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साथ साथ जब ये सभी नीचे जाएंगे तो औसतन जो विचलन कोण है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी डेल्टा वाई जो है वो बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है। यानी अधिक अपवर्तनांक का प्रिज्म लेने पर और चौड़े चौड़े रंगों की पट्टियां प्राप्त होंगी और चौड़े स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। बच्चों, समझने की बात यह है कि इसका हम एक माप निकालना शुरू करते हैं कि कितना चौड़ा, कितने डिग्री पर कितना चौड़ा होगा। तो देखिए, इसके लिए हम समझते हैं कि अगर डेल्टा वाई माध्य विचलन कोण है, डेल्टा वाई माध्य विचलन कोण पर, डेल्टा वाई माध्य विचलन पर कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होता है? तो थीटा होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई कोणीय डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई वर्ण विक्षेपण, डेल्टा वाई विचरण कोण पर, डेल्टा वाई विचरण कोण पर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा है, तो एकांक विचलन कोण पर कोणीय वर्ण विक्षेपण इतना होगा। तो बच्चों, एकांक विचलन कोण पर, एकांक माध्य विचलन कोण पर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी थीटा बटे में डेल्टा वाई। बच्चों, एक शब्द में कहा जाए कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि ये क्या है कि एकांक विचलन कोण पर, एकांक माध्य विचलन कोण पर कितना कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। यानी कि ये सीधे आ रहा है, और हम उसको 1 डिग्री केवल मुड़ा, 1 डिग्री केवल माध्य विचलन हुआ, 1 डिग्री केवल मुड़ा, तो कितने चौड़े रंग मिलेंगे। तो इसी को बताता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। एकांक विचलन कोण पर कितना वर्ण विक्षेपण होगा, ये है बच्चों। तो अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में? इसको हम लैंग्वेज में अगर लिखें तो ये कह सकते हैं थीटा क्या है? तो थीटा है इन दोनों के बीच का विचलन कोण, इन दो रंगों के बीच का क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण है। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण है। और डेल्टा वाई क्या है? तो इनका माध्य विचलन कोण है। हाँ, डेल्टा वाई क्या है? तो वो है माध्य विचलन कोण इन रंगों का। तो हम कहते हैं कि ये इसका डेफिनेशन के रूप में कहेंगे हम लोग कि दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा, और इन रंगों के माध्य रंग का विचलन कोण, इन रंगों के माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को इन दो रंगों का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए फिर से एक बार, दो रंगों के बीच
कोणीय वर्ण विक्षेपण, दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण और इन रंगों के माध्य किरण का विचलन कोण, इन रंगों के माध्य किरण का विचलन कोण के अनुपात को इन रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो हम लोग इसको नोटिफाई भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अभी इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण केवल कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा इन रंगों के माध्य किरण, इन रंगों के माध्य किरण, इन रंगों के माध्य किरण के विचलन कोण, इन रंगों के माध्य किरण के विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा वाई लेंगे, माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को, के अनुपात को इन रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इन रंगों का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। हाँ, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। यानी हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण को ओमेगा से सूचित करते हैं। तो जो देखिए, ये डिस्पर्सिव पावर का जो फर्स्ट फॉर्मूला आया, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे, परंतु इसको हम लोग और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि थीटा जो होता है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो उसका सूत्र होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अगर हम लाल और बैगनी के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना चाहते हैं, तब समीकरण एक कैसा होगा? देखिए, तब समीकरण एक से तो ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर यानी कि ओमेगा इक्वल टू, जहाँ थीटा है वहाँ लिख देंगे डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा वाई। तो बच्चों, ये भी डिस्पर्सिव पावर का ही फॉर्मूला है। ये उन सिचुएशंस में काम करेगा जब विचरण कोण दिए हुए हैं, तो उन सिचुएशन में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब देखिए, अगर हम अपवर्तनांक के रूप में लेना चाहें तो देखिए, चूंकि डेल्टा V इक्वल टू यानी कि पतले प्रिज्म की स्थिति में, हाँ, पतले प्रिज्म के स्थिति में मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला जो होता है उसी हिसाब से डेल्टा V इक्वल टू म्यू V माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा R इक्वल टू म्यू R माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा Y इक्वल टू म्यू Y माइनस 1 इंटू जी। ये पीला कलर के लिए, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला एक फाइंड किए थे, है ना। तो उसी सूत्र से हम इसको ले रहे हैं बच्चों। तो समीकरण 2 से कितना होगा देखते हैं। तब समीकरण 2 से तो डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू हो जाएगा आपको डेल्टा V, और हम इसको रखेंगे म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा R, तो इसको रख देंगे म्यू R माइनस 1 इंटू ए, और बटे में हो जाएगा डेल्टा वाई, तो इसके लिख देंगे हम लोग म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व कर दें तो किस तरह से हो जाएगा,
ओमेगा इजकल टू देखिए डिस्पर्सिव पावर इजकल टू एक का कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको म्यू भी माइनस 1 और ये कॉमन चला गया है माइनस 6 में गुना हो जाएगा तो माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए। अब बटे में हो सकता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो इससे ए जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 से प्लस 1 भी कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिलेगा ओमेगा इजकल टू यानी कि डिस्पर्सिव पावर इजकल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटे में म्यू वाई माइनस 1। देखिए बच्चों फाइनली यही फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर को फाइंड करने का यानी कि डिस्पर्सिव पावर को ज्ञात करने का। तो बच्चों हम लोग इसी सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे, परंतु कुछ और भी बातें हैं क्योंकि कुछ खास चीजें हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट चीज जो डिस्पर्सिव पावर आया है वो किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ अपवर्तनांक आया है तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट चीज है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। सेकंड चीज है इस पर निर्भर किया। सेकंड चीज तरंग दैर्ध्य पर। बच्चों आप सोचते होंगे कि तरंग दैर्ध्य पर हम कैसे करें क्यों करें। तो देखिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो हर रंग के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर रंग का मतलब क्या होता है, रंग अलग अलग का मतलब कि तरंग दैर्ध्य अलग अलग और उसी के अलग अलग होने से तो इस सबका मान अलग अलग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के रंग पर भी डिस्पर्सिव पावर निर्भर करता है। हाँ कुछ और भी चीजें जिस पर निर्भर नहीं करता है यानी कि प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। नो देखिए आप इसमें प्रिज्म कोण यहाँ पे कट गया है तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो होता है वो इस ए पर निर्भर नहीं करता है। और आपतन कोण प्रिज्म में आपतन कोण वगैरह कुछ भी नहीं है, आपतन कोण निर्गत कोण ये सब पर डिपेंड नहीं करता है डिस्पर्सिव पावर। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए क्या चीज है, जरा सोचिए डिस्पर्सिव पावर और अधिक हो सकता है जिसके लिए ये घटाव ज्यादा हो। यदि म्यू भी माइनस म्यू आर का मान अधिक हो तो ओमेगा का मान जो होगा वो स्वतः बढ़ जाएगा। आपको पता है क्राउन कांच और फ्लिंट कांच में अगर देखा जाए तो हम आपको एक लिस्ट बताए थे, वो लिस्ट भी आप यहाँ भी देख सकते हैं उस लिस्ट को। और इस लिस्ट में आप ये देखेंगे कि फ्लिंट कांच के लिए ये म्यू भी माइनस म्यू आर का मान ज्यादा होता है फ्लिंट कांच के लिए, यानी कि फ्लिंट कांच में अपवर्तनांकों में चेंज ज्यादा आता है जबकि क्राउन कांच के अपवर्तनांकों में परिवर्तन कम होता है। बच्चों आप देख रहे हैं इस लिस्ट से तो हम कह सकते हैं कि जिसमें परिवर्तन ज्यादा होगा उसके लिए ये अधिक होगा, यानी कि फ्लिंट कांच के लिए डिस्पर्सिव पावर अधिक होता है यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होता है, यानी कि ओमेगा कह सकते हैं अधिक होता है। किसके लिए अधिक होगा? फ्लिंट कांच के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो घटाव था, जो अपवर्तनांकों में परिवर्तन था वो फ्लिंट कांच में अधिक होता है। यानी कि ओमेगा अधिक होता है मतलब क्या ओमेगा अधिक का मतलब होता है कि जिसका ओमेगा अधिक होगा इसका मतलब उसमें चौड़े चौड़े रंगों की पट्टियां प्राप्त होंगी, यानी वो रंगों को अधिक बिखेरता है। देखिए हम कह सकते हैं कि जिसका डिस्पर्सिव पावर अधिक हो उसका मतलब उसमें चौड़े रंगीन पट्टियां मिलेंगी। हाँ जिसका वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होता है, हाँ जिसका वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होता है उससे चौड़े स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। उससे चौड़े यानी कि विस्तृत कर सकते हैं, उससे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ
तो विस्तृत स्पेक्ट्रम के मतलब उसमें चौड़े चौड़े रंगीन पट्टियां मिलेंगी। तो बच्चों ये पॉइंट्स है, आप ध्यान से इन तीनों पॉइंट्स को देखिए और फॉर्मूला को आप रिवाइज कीजिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा सारांश है। तो देखिए बच्चों, माध्य किरण को भी समझना है। तो माध्य किरण क्या है, जिसका हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या है, माध्य किरण वह किरण होता है जिसके लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है तो कितना होता है, तो दिए गए रंगों के अपवर्तनांकों के औसत के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये प्रिज्म है और इसमें वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है, ये हो गया आपको लाल रंग और ये हो गया बैंगनी रंग। तो अगर हम इसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है म्यू आर और इसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो कि होता है म्यू भी का अगर हम औसत निकालें, औसत कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो दोनों का जो अपवर्तनांकों का औसत जो होता है, अपवर्तनांक का औसत, वो औसत जो होता है इन्हीं में से जिस रंग के बराबर आता है वही उसका होता है औसत किरण। तो बच्चों इस तरह से देखने पर ऐसा मिला है कि पीला रंग होता है जो इसके रंगों के औसत के बराबर होता है। यानी पीला रंग का, अब पीला रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक उतना ही होता है जितना कि लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक और बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांकों का औसत होता है ना। ये हम कह सकते हैं कि जैसे लाल रंग के लिए हम कह सकते हैं लाल रंग और बैंगनी रंग का औसत रंग कौन होता है, तो पीला रंग होता है, पीला रंग होता है। ये पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक रिलेशन है, पीला रंग होता है ना, क्योंकि लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक और बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक का औसत जो होता है वो होता है पीले रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक के बराबर। यहाँ पे लिखा है आपको कि दो किरण का माध्य किरण, हाँ, दो किरण का माध्य किरण वह किरण है जिसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, वह किरण है जिसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक इन दो रंगों के लिए अपवर्तनांक औसत होता है, इन दो रंगों के अपवर्तनांक का औसत होता है। कोई भी हम दो रंग ले सकते हैं और हम रेड और कोई दूसरा कलर ले रहे हैं तो उसके लिए माध्य रंग कोई दूसरा रंग होगा, पीला रंग वहां पर अब नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से होता है। ऐसे स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमारा आंख किस किस रंग के लिए सुग्राही होता है, तो हमारा आंख सुग्राही होता है लाल रंग से लेकर के और आसमानी नीला, आसमानी कलर जो है और हरा कलर जो है वहां तक के लिए हमारा आंख अधिक सुग्राही है, और उन्हीं रंगों के मध्यवर्ती रंग जो होता है वो पीला रंग होता है बच्चों। तो ये चीजें होती हैं इसमें। और अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो एक फॉर्मूला भी हो सकता है, ये एक सूत्र है, और इसी में हम एक काम कर दें, है ना, देखिए इसी प्रकार हम इसको और थोड़ा सा हल कर दें तो हम एक और रिलेशन पा सकते हैं, वो है डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी बटे में 2 बराबर डेल्टा वाई। बच्चों ये रिलेशन भी सही है, न्यूमेरिकल में ये दोनों ही इक्वेशंस काम आएंगे बच्चों। तो ये भी एक रिलेशन है जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं इस समीकरण के युग से, है ना। ये समीकरण अगर आप लगा देंगे यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसमें सूझबूझ से लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये समीकरण भी आप सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सारांश को। देखिए बच्चों, अब इसमें हम लोग जो भी पढ़े उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से सूचित करते हैं, और इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस डेल्टा, ये बेसिक फॉर्मूला है। डेल्टा वी मतलब बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण यानी कि पूरा बड़ा कोण, और लाल रंग के लिए विचरण कोण छोटा कोण, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैंगनी कलर और लाल कलर ना कह कोई दूसरा रंग कर देगा, हाँ हो सकता है बैंगनी और पीला कलर कह दे, तो उस समय बैंगनी कलर माइनस पीला कलर होगा, यानी जिसका विचरण कोण बड़ा होगा वो पहले
और जिसका विचलन कोण छोटा होगा वो बाद में होगा, इसका आप खास ख्याल रखिएगा। और उसी सीक्वेंस में ये भी होता है ना। तो ये दो सूत्र हैं, कोणीय बर्ण विक्षेपण के। बर्ण विक्षेपण, अब देखिए कोणीय बर्ण विक्षेपण क्षमता, हाँ ये कोणीय बर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। यहाँ पे देते हैं हम यहाँ पे क्षमता, जिसे दिखाते हैं किससे, तो दिखाते हैं ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। तो इसका सूत्र है, बेसिक सूत्र ये है ना। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा में। कभी कभी इसका ही बच्चों उपयोग आता है। इसके अतिरिक्त ये सब सूत्र हैं। और ये जो सीक्वेंस है, अगर वो बैगनी और लाल के लिए ना कह करके बैगनी और किसी दूसरे रंग के लिए कह देगा तो बैगनी का आगे रहेगा, फिर वो बाद में रहेगा। यानी जिसका विचलन कोण बड़ा होगा वो पहले, और जिसका विचलन कोण छोटा होगा वो बाद में होगा। यानी आंसर हर हालत में प्लस मिलाना है आंसर को, आप इस बात को मान के चलिएगा। ये हो गया। उसी तरह से भी सब कुछ। और अभी आपको बताया माध्य किरण के लिए कि लाल और बैगनी का माध्य में होता है पीला रंग, ये और ये है। और ये उनके डिटेल्स हैं, इनमें जो भी संकेत प्रयोग किए गए वो कौन कौन संकेत है। जितना डेल्टा वाला है वो है विचलन कोण, और जितना म्यू वाला है वो है अपवर्तनांक। संकेत जो लगे हुए हैं वो संबंधित रंगों के संकेत लगे हुए हैं। और ए क्या है, प्रिज्म का कोण है। यानी प्रिज्म जो होता है उसका जो यहाँ का कोण बनाएगा वो होता है ए बच्चों। इसका सोच ये है। हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। देखते हैं बच्चों, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है डिस्पर्सिव पावर के ऊपर, वो है फ्लिंट कांच के नीले, पीले व लाल रंग के अपवर्तनांक ये हैं। हाँ 1.653, 1.619 और 1.609 है। तो फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता याद करें। देखिए कैसे बनाएंगे। आप चाहे तो इसको वीडियो को रुक करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम भी आपको हेल्प करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है कि सभी रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दिया हुआ डाटा है यह अपवर्तनांक है। ये किसके लिए है, तो ये है नीले रंग के लिए। नीले रंग के लिए अपवर्तनांक दिया है 1.653। फिर दिया है पीले रंग के लिए, हाँ पीले रंग के लिए जो अपवर्तनांक दिया है वो है 1.619। और फिर दिया है लाल रंग के लिए, तो ये दिया हुआ है आपको 1.609, ये दिया हुआ है। और फ्लिंट कांच के वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू पूछा जा रहा है। यही तो क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो है। तो ओमेगा के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करें, ऐसे सूत्र जिसमें ये तीनों आते हों। तो ये सूत्र है ओमेगा इक्वल टू क्या है, म्यू भी माइनस म्यू आर। तो म्यू भी, लेकिन यहां पर वायलेट कलर नहीं है, यहां बैगनी नहीं है, यहां पर है नीला। तो जो कलर दिए रहते हैं उसमें से जो अधिक नीचे होता है उसको पहले लिखते हैं। तो म्यू नीला माइनस जो सबसे ये है सबसे नीचे, वो बटे में माध्य कलर म्यू पीला कलर -1। बच्चों वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, आप पुट करके इससे ज्ञात कर सकते हैं। पुट करके ज्ञात कीजिए और बताइए आंसर हमको। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा इतना 0.071। तो ये हुआ इसका वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसका मात्रक के पीछे नहीं जाना है क्योंकि ये मात्रक विहीन राशि है, क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। आप गौर करेंगे ऊपर में भी अपवर्तनांक है, नीचे में भी अपवर्तनांक है, इसीलिए ये मात्रक विहीन होगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई कीजिए इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट उसी की टाइप से है और उसी चीज को ज्ञात भी करना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को। तो आप ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है आपका। ये बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट उसी तरह से है। म्यू भी दिया है, नहीं बैगनी कलर के लिए अपवर्तनांक, लाल कलर के लिए और पीला कलर के लिए। तो हम लोग को फाइंड करना है कौन सा, तो फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग
ओमेगा से दिखाते हैं, यही हम लोग को ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसका भी सूत्र जस्ट वही है, कोई अंतर नहीं है, और उसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। दिया हुआ डाटा हमें किया है, चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट में हमें ओमेगा निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास है, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटे में म्यू बाई माइनस 1। इसका वैल्यू पुट करेंगे और जस्ट आपको आंसर सामने होगा। तो कीजिए आप और हमें भेजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। ये सेक्शन, दूसरा सेक्शन आपको करना है, तो यदि माध्य किरण का विचरण कोण 42 डिग्री हो, माध्य किरण कौन सा होता है? तो जैसे कि आपको हम बता चुके हैं जस्ट अभी पीछे कि माध्य किरण हम लोग बोलते हैं पीला रंग को। तो ये पीला रंग का दिया है वैल्यू 42 डिग्री। तो करना क्या है, कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण थीटा ज्ञात करनी है। तो बच्चों जो इसमें का ओमेगा आएगा उसका हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा वाई के रास्ते। जो ओमेगा इसमें मिलेगा उसे हम यहाँ पे रखेंगे और ये रखेंगे 42 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर सामने होगा बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से कीजिए और भेजिए हमारे पास इसको। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो का जो छठा क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब देखिए क्राउन कांच के लिए बैगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक ये और ये दिया हुआ है, और पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हम लोगों से पूछ रहा है ये सवाल। और इसमें क्या है, यदि क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचरण कोण 30 डिग्री है तो ज्ञात करें कोणीय वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म का अपवर्तक कोण। हाँ, माध्य विचरण कोण दिया है 30 डिग्री। माध्य विचरण कोण मतलब कि पीला रंग का विचरण कोण दिया है, डेल्टा वाई का मान दे दिया है आपको 30 डिग्री। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि आप समझ रहे हैं थीटा ज्ञात करना है, और फिर कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कि ए ज्ञात करना है, यानी कि थीटा, और ये ए पूछ रहा है ए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन ही है। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या है, तो दिया है डेल्टा बैगनी के लिए दिया है और लाल रंग के दिया है। तो बैगनी के लिए सभी अपवर्तनांक दिया है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इक्वल टू 1.523 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इक्वल टू 1.513 है ना। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। सबसे पहले तो ओमेगा ही पूछ दिया था, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है ओमेगा का फॉर्मूला, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बटे में म्यू वाई माइनस 1। ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। म्यू वी का मान दिया है तो जरूर दिया हुआ है, म्यू आर का मान भी दिया है, और म्यू वाई तो है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। म्यू वाई नहीं दिया है यहाँ पर। हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया है वो विचलन कोण दिया है। ये जो दिया है वो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई, म्यू वाई नहीं है, म्यू वाई नहीं है। हम कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम म्यू वाई को ज्ञात कर सकें। तो चलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें काम फंस रहा है हमारा। तो देखिए फॉर्मूला है, देखिए माध्य किरण के लिए, हाँ माध्य किरण के लिए एक फॉर्मूला है, माध्य किरण के लिए कि म्यू वाई इक्वल टू म्यू भी प्लस म्यू आर बटे में 2। हाँ, हमने कहा था कि माध्य किरण के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो रेड कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक और बैगनी कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक का औसत जो होता है वही होता है पीले रंग का। तो देखिए हम यहाँ से इन वैल्यूओं को रख करके पहले म्यू वाई ज्ञात करेंगे, फिर हम इसमें आएंगे। तो इसका वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा आपको म्यू वाई इक्वल टू, ये है आपको 1.523 प्लस म्यू आर का वैल्यू है 1.513 बटे में 2, 336 213 5510 11213 बटे में 2 डिवाइड मारेंगे 1 2 5 10 2 कम 2 2 8 16 हो गया। तो बच्चों हम लोग को म्यू वाई का वैल्यू मिल गया, म्यू वाई का वैल्यू मिल गया। अब समीकरण 1 से अतः लिख करके हम बना सकते हैं, अतः समीकरण 1 से चाहे फॉर्मूला से ओमेगा इक्वल टू म्यू भी कितना है बच्चों, तो म्यू भी है आपको 1.523 माइनस म्यू आर कितना है
1.513 बटे में म्यू वाई माइनस 1 नहीं दिया था, हम लोग दूसरे टेक्निक से निकाले हैं। ये हो गया 1.518 माइनस 1। इस तरह से आप इसे सोल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ओमेगा आया। अब हम लोग को इसमें देखना है कि आगे लिखा है कि क्राउन कांच के लिए प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन कोण, माध्य किरण का विचलन कोण 30 डिग्री है, तो हमें थीटा और ए ज्ञात करना है। तो चलो उसको भी देखते हैं यहाँ पर हम। उसके लिए आपको सोचना है पर डाटा को देखते हुए। तो हम लोग के पास सब तो ओमेगा आ ही चुका है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे अगर तो कितना होता है। देखिए अब यहाँ पर कितना दिया है, थीटा दिया है, डेल्टा यहाँ पर दिया है, डेल्टा वाई इजकल टू 30 डिग्री, तो थीटा पूछ दिया। हाँ, थीटा पूछ दिया हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में, थीटा पूछ दिया। तो हम लोग के पास फॉर्मूला अभी हम बताएं आपको कि जो ओमेगा का सूत्र है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, इसके माध्यम से भी निकल जाएगा। थीटा इजकल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास है 0.0193 और डेल्टा वाई कितना है, तो ये है 30 डिग्री। आप इससे गुना करेंगे ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को। हाँ तो बच्चों, हम लोग के पास सेकंड जो चीज है वो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए के लिए। तो देखिए हम लोग उसको भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अपवर्तक कोण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो देखिए हम लोग ए को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला एक हम लोग इसको ले सकते हैं, थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इंटू ए, ये फॉर्मूला, और हम लोग इसके माध्यम से उसको ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, इसमें वैल्यू पुट करना होगा हम लोग को। तो डेल्टा भी कितना है, तो हम लोग बच्चों से वैल्यू रखेंगे। अब तो थीटा की वैल्यू यहां से हम लोग रख लेंगे, जो कि है कितना 0.579 इंटू डेल्टा भी, यानी कि विचरण कोण बैगनी कोण के लिए। तो ये दिया हुआ है नहीं, अपवर्तनांक है ना, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये म्यू भी माइनस म्यू आर होता है। तो देखिए म्यू भी कितना दिया है, बैगनी कलर के लिए दिया है 1.523 माइनस म्यू आर कितना दिया बच्चों, दिया 1.513 इंटू ए। तो हम लोग ए निकाल सकते हैं, इसके लिए 0.579 अब तो हल किया जा सकता है, घटा लेंगे तो जगह 0 और ये हो जाता है 1, फिर 0.0। इस तरह से बच्चों आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये आता है 57.9 डिग्री, लगभग 57.9 डिग्री। तो इस तरह से ये आया आपको ये क्या वैल्यू। तो बच्चों इस तरह के और भी क्वेश्चन आप बनाइए बुक से और उसे समझिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे दो प्रिज्मों का संयोजन। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।